प्यारे बच्चों, क्लास 12 डीप प्रोजेक्ट के तहत 5 मॉडल सेट प्रत्येक विषय के जारी किए गए थे, जिसमें से हम लोगों ने अर्थशास्त्र का मॉडल 1, 2, 3, 4 कंप्लीट कर लिया है। लास्ट मॉडल सेट 5वां मॉडल सेट है, जिसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव और अति लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को देख लिया था। इस वीडियो में हम लोग लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। सारे फाइनल परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है जो जिला प्रशासन द्वारा जारी किया गया है। कॉपी में नोट करके याद जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो 39 नंबर क्वेश्चन है, रेखा चित्र से स्पष्ट कीजिए कि सीमांत उपयोगिता के शून्य होने पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। तो इसका आंसर है कि सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के बीच के संबंध को निम्न रेखा चित्र की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है। तो इस चित्र को आप लोग देख सकते हैं बढ़िया से। ये है आपका कुल उपयोगिता का रेखा। ये जो आप देख रहे हैं ये कुल उपयोगिता का रेखा है, और ये जब अधिकतम होता है, यहाँ पर क्या है, अधिकतम है, तो सीमांत उपयोगिता जो है वो क्या हो जाता है, अक्ष को काटता है यहाँ पर, मतलब ये शून्य हो जाता है। तो कुल उपयोगिता जब अधिकतम होता है तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है, शून्य हो जाती है। और जब कुल उपयोगिता घटने लगती है तो सीमांत उपयोगिता नीचे उतर जाती है अक्ष से, मतलब ऋणात्मक हो जाती है। तो ऊपर के चित्र से स्पष्ट है कि जब कुल उपयोगिता अपने अधिकतम बिंदु पर होती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, कुल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी के आकलन में किन तत्वों को या पदों को अपवर्जित माना गया है। मतलब किसको हम लोग कुल राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं करते हैं। क्वेश्चन का यही अर्थ है कि किस चीज को हम लोग कुल राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक देश की घरेलू सीमा में समान निवासियों द्वारा एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य के अतिरिक्त विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय तथा अस्थायी पूंजी के उपभोग का जोड़ है। इसमें निम्न कार्यों को अपवर्जित माना गया है। मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद में हम लोग सभी निवासी के एक लेखा वर्ष में अंतिम वस्तु और सेवाओं के बाजार मूल्य के जो वस्तु रहेंगे उसको शामिल करेंगे। विदेशों से जो शुद्ध कारक आय प्राप्त होगा, साधन आय जो प्राप्त होगा उसको शामिल करेंगे। फिर अस्थायी पूंजी के उपभोग को जोड़ेंगे। ये सब सकल राष्ट्रीय उत्पाद में जुड़ेगा। क्या नहीं जुड़ेगा, तो यहाँ पहला है जिसको हम लोग बोलेंगे अपवर्जित माना गया, या उसको हम लोग नहीं जोड़ेंगे। तो गैर कानूनी क्रियाओं से प्राप्त आय, जैसे जुआ से अगर आप जीते तो वो नहीं जुड़ेगा। काला धन या वह आय जो उत्पादकों के खातों में दिखाई नहीं देती है। फिर है स्थानांतरण भुगतान, मतलब जो बिना काम के पैसा मिलता है उसको हम लोग स्थानांतरण भुगतान कहते हैं, जैसे छात्रवृत्ति हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, ये सभी अपवर्जित है राष्ट्रीय आय में। फिर है मौद्रिक लेन देनों से आय, जैसे शेयरों तथा डिबेंचरों से। फिर पुरानी किताबों का मूल्य, स्व उपभोग सेवाएं, जैसे डॉक्टर द्वारा अपनी पत्नी का इलाज। चूंकि ये सभी अनार्थिक क्रिया है तो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा। अगला है उपभोग तथा आय में क्या संबंध है। तो उपभोग तथा आय के स्तर में संबंध उपभोग फलन कहलाता है। उपभोग फलन बताता है कि उपभोग आय का फलन है, अथवा अन्य शब्दों में उपभोग आय के स्तर पर निर्भर करता है। मतलब जो सी मतलब उपभोग निर्भर करता है किस पर, आय पर। आपका पास आय है तब आप वो पैसा से क्या कीजिएगा, उपभोग कीजिएगा, इसलिए उपभोग आय पे निर्भर करता है। और ये जो समीकरण है सी बराबर फंक्शन ऑफ वाई, ये पूरा को हम लोग उपभोग फलन कहेंगे। आगे है, इसे आगे बढ़ाते हुए ध्यान दो कि एक व्यक्ति अपनी साधन सेवाओं के लिए आय प्राप्त होती है तो वह समस्त आय को केवल उपभोग पर खर्च नहीं कर सकता है। यहाँ उपभोग सी, वाई आय और एफ फलन है। ब्रूसमैन के अनुसार उपभोग फलन यह बताता है कि उपभोक्ता आय के प्रत्येक संभव स्तर पर उपभोग पदार्थों पर कितना खर्च करना चाहेंगे। उपभोग फलन कुल उपभोग व्यय तथा राष्ट्रीय आय के संबंध को प्रकट करता है। तो फॉर्मूला आप देख सकते हैं सी बराबर फंक्शन ऑफ वाई। यहाँ सी जो है उपभोग है, आय वाई है, और फलन है सो एफ है। अगला है बचत फलन क्या है। तो बचत मतलब एस तथा आय वाई के बीच के फलनात्मक संबंध को बचत फलन कहते हैं। तो ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं ये बचत फलन को बताता है। एस हो गया बचत, ये फलन हो गया, और वाई हो गया आय। मतलब जो बचत है वो भी आय पर ही निर्भर करता है। मतलब
आय पर उपभोग भी निर्भर करता है और बचत भी निर्भर करता है। यदि मेरे पास 10 रुपया है और 3 रुपया का हम खाएं तो ये उपभोग फलन दर्शाएगा, और 7 रुपया बचा रहे हैं मतलब ये बचत फलन को बताएगा, अगर इन लोग का हम लोग संबंध को निकालेंगे तो। अगला है तरलता जाल क्या है? तो न्यूनतम ब्याज की दर पर लोगों के बॉन्ड खरीदने या निवेश करने की प्रवृत्ति नहीं होगी, लोग मुद्रा अपने पास ही रखेंगे, इसे ही तरलता जाल कहते हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये है एलपी मतलब तरलता पसंदगी वक्र, मतलब ये मुद्रा की मांग को बताता है। जब ब्याज दर कम रहता है तो व्यक्ति क्या करते हैं, मुद्रा की मांग ज़्यादा करते हैं, और जब ब्याज दर घटने लगता है तो मुद्रा की मांग क्या होती है, बढ़ने लगती है, और जब ज़्यादा रहती तो घटती है। लेकिन एक सीमा के बाद क्या होता है, ये जो तरलता पसंदगी वक्र है वो एक्स अक्ष के समानांतर हो जाती है, तो जहां से ये समानांतर होती है उसी को हम लोग कहते हैं तरलता जाल। आगे राजकोषीय नीति क्या है? तो राजकोषीय नीति से अभिप्राय देश के क्रय शक्ति के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए सरकार की आय व्यय नीति से है, ताकि स्फीति अथवा अविस्फीति दबाव को नियंत्रित किया जा सके। मतलब राजकोषीय नीति सरकार की वह नीति होती है जिससे बाजार में कहीं ज़्यादा पैसा ना चला जाए। अगर पैसा चल जाएगा तो क्या होगा, सामान तुरंत नहीं आएगा तो सामान का दाम क्या होगा, तेजी से बढ़ने लगेगा, तो जिसके पास पैसा वो उपभोग करेगा, जिसके पास नहीं है उसके लिए दिक्कत हो जाएगा। तो ये मुद्रास्फीति की स्थिति होती है। और कभी कभी बाजार में पैसा कम रहता है और सामान ज़्यादा हो जाता है, तो ये अस्फीति की स्थिति होती है। ऐसी स्थिति में कंट्रोल करना सरकार के द्वारा जो कदम उठाया जाता है उसी को हम लोग राजकोषीय नीति कहते हैं। और यही कदम यदि बैंक के द्वारा अपनाया जाए, मतलब बैंक हो गया केंद्रीय बैंक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है भारत का, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, यदि उसके द्वारा ये कदम उठाया जाए तो उसको हम लोग मौद्रिक नीति कहेंगे, और सरकार द्वारा जो कदम उठाया गया उसको राजकोषीय नीति। अगला है पूर्ण रोजगार की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? तो स्पेंसर के अनुसार पूर्ण रोजगार वह स्थिति है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जो काम करना चाहता है काम कर रहा है, सिवाय उनके जो संग्रहात्मक या सृजनात्मक बेरोजगार हैं। न्यून मांग से क्या अभिप्राय है? तो न्यून मांग की स्थिति में अर्थव्यवस्था में समग्र मांग पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक समग्र पूर्ति से कम होती है। इसके फलस्वरूप समग्र मांग को उपलब्ध स्तर के बराबर करने के लिए समग्र पूर्ति को कम कर दिया जाता है। अतः समग्र मांग तथा समग्र पूर्ति पूर्ण रोजगार से कम स्तर पर बराबर हो जाते हैं। अन्य शब्दों में अर्थव्यवस्था में अपूर्ण या अल्प रोजगार संतुलन पाया जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस चित्र को, ये है आपका एडी मतलब समग्र मांग का रेखा, ये है आपका समग्र पूर्ति का रेखा, और ये जब समग्र मांग बढ़ जाता है तो यहाँ पर जो आप अंतर देख रहे हैं ये अभावी मांग है, मतलब मांग का अभाव है। पूर्ति का संतुलन कहाँ हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, और मांग यहाँ पर है। जबकि ये मांग का अगर है अल्प रोजगार पर अगर संतुलन स्थापित हो जाता है, जैसे अल्प रोजगार पर संतुलन यहाँ स्थापित हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इतना मांग का एफसी जो है वो मांग का अभाव हो जाएगा। तो चित्र में पूर्ण क्षमता या पूर्ण रोजगार स्तर पर उत्पादन करने हेतु मांग के वांछित स्तर को एडीएफ द्वारा दिखाया गया है या एमएफ के बराबर है, परंतु यदि संतुलन ई बिंदु पर स्थापित हो जाता है तब वह न्यून मांग की स्थिति अथवा अल्प रोजगार संतुलन की स्थिति होगी। तो इसका फॉर्मूला बनेगा एडी बराबर ए डी एफ माइनस एडीयू बराबर एफ सी। तो इस चित्र को आप देख लीजिए, मतलब यहाँ से यहाँ एफ एम माइनस सी एम, तो आपका बच जाएगा एफ सी, यही अभावी मांग कहलाएगा या न्यून मांग कहलाएगा। तो ये थे आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे और ये मॉडल समाप्त हो जाएगा। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। मित्रों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।